श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। Story name is Mafia Husband and this story is begin from chapter 128 to 129 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। मैक जो अभी तक इसी का इंतजार कर रहा था वह सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेता है और कृष्ण की पहली किस को एंजॉय करने लगता है। हालांकि कृष्णा उसे किस नहीं कर रही थी, वह तो बस उसके होठों को अपने होठों में भरकर लॉलीपॉप की तरह चूस रही थी, साथ ही मैक को के होठों को काट भी रही थी। पर मैक बिल्कुल भी कृष्ण को नहीं रोकता है, वह जो कर रही थी उसे करने देता है। थोड़ी देर बाद कृष्णा की सांस फूलने लगती है और वह मैक से अलग होकर जोर जोर से सांस लेने लगती है, जिससे कृष्ण का सीन ऊपर नीचे होने लगता है और वह बार बार मैक के सीने से टच हो रहा था। इसे मैक को अपने अंदर गर्मी महसूस होने लगती है और उसके माथे पर भी पसीने की बूंदें दिखाई देने लगते हैं। वही कृष्ण इन सब से अनजान अपनी सांसों को काबू में करके दोबारा अपने होठों को कृष्णा मैक के होठों से जोड़ देता है और इस बार कृष्ण का एक हाथ मैक के बालों पर आ जाता है और दूसरा उसकी पीठ पर आ जाता है और वह मैक को अपनी तरफ खींचने लगते हैं। मैक के हाथ कृष्ण के बॉडी पर चलने लगते हैं। मैं अपने एक हाथ को उसकी पीठ पर रख देता है और दूसरे हाथ को वह उसके ब्रेस्ट पर रख देता है और उन्हें धीरे धीरे दबाने लगता है। मैक के ऐसा करने से कृष्ण जो अभी तक उसे किस कर रही थी अचानक से रुक जाती है और अपनी आंखों को बड़ी करके उसे देखने लगती है, जो अपनी आंखों को बंद करके अभी भी अपने होठों को कृष्ण के होठों पर रखे हुए था। पर जब उसे महसूस होता है कि कृष्ण ने उसे किस करना बंद कर दिया है तो अपनी आंखों को खोलकर उसे देखने लगता है, जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रही थी। कुछ देर मैक उसे देखा है और फिर आगे बढ़कर उसके दोनों आंखों में किस करता है और फिर उसके होठों पर खुद ही अपने होंठ रखकर किस करने लगता है। साथ ही वह कृष्ण के शर्ट की बटन को खोलने लगता है। वही कृष्णा मैक के ऐसा करने से थोड़ा सा घबरा जाती है और घबरा कर अपने एक हाथ को मैक के हाथ में रख देती है। मैक कृष्ण के हाथों को पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, रिलैक्स कृष्णा, सब ठीक है, बस तुम आज मुझे महसूस करो, मेरे प्यार को महसूस करो और ट्रस्ट मी, मैं जो कर रहा हूँ वह कुछ भी गलत नहीं है। बस एक बार मेरे प्यार को महसूस करके तो देखो, मैं तुम्हें खुद से जोड़ना चाहता हूँ, जैसे मैं हमेशा खुद को तुमसे जुड़ा हुआ महसूस करता हूँ। पर मैं ये सब तुम्हारी मर्जी के खिलाफ बिल्कुल नहीं करूँगा। अगर तुम नहीं चाहती हो तो मैं रुक जाऊँगा, पर मैं सच में चाहता हूँ कि तुम आज मुझे मत रोको। मैं तुम्हें अपने रूह में बसा लेना चाहता हूँ ताकि कोई भी मुझे तुमसे अलग ना कर सके। ये कहते वक्त मैक की आंखों में कृष्ण के लिए प्यार और जुनून दोनों दिखाई दे रहे थे। वही कृष्णा, वह तो मैक की बातों से बहक रही थी। आज उसे मैक के शब्दों में खुद के लिए प्यार महसूस हो रहा था, जो वह हमेशा महसूस करना चाहती थी। कुछ देर तक कृष्णा मैक की आंखों में देखती रहती है और फिर खुद ही आगे बढ़कर मैक के होठों में अपने होंठ को रख देती है और उसे किस करने लगती है। ऐसा करते ही मैक के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि वह समझ जाता है कि कृष्ण ने उसे इजाजत दे दी है आगे बढ़ाने के लिए। मैक अपने होठों को कृष्णा के नेक में रख देता है और उसे किस करने लगता है। वह किस करते हुए धीरे धीरे कृष्ण के कॉलर बोन में आ जाता है और फिर वहां भी कृष्णा को डीपली किस करने लगता है। इसके साथ ही उसने कृष्णा की शर्ट को उतार कर बेड के नीचे फेंक दिया था। मैक कृष्णा को पलट देता है और फिर उसके पीठ में किस किस करते हुए उसकी ब्रा की हुक को खोल देता है और किस करते हुए ही वह कृष्णा को एक बार फिर से पलट देता है। अब इस बार मैक के सामने कृष्णा का गोरा बदन सामने था। हालांकि मैक पहले भी यह सब देख चुका था, लेकिन पहले कृष्णा और वह दोनों नशे में थे, तो जो कुछ भी हुआ था उसमें ज्यादा मैक को याद नहीं था और कृष्णा को तो कुछ भी याद नहीं था। पर इस बार वह दोनों बिल्कुल होश में थे और इस प्यार भरे पल में एक दूसरे को खुद को सौंप रहे थे। मैक बहुत ही प्यार से कृष्णा के ऊपरी हिस्से को किस करने लगता है, साथ ही अपने हाथों से वह उन्हें हल्के हल्के दबा रहा था और बहुत ही धीरे धीरे कृष्णा को बाइट कर रहा था, ताकि वह कृष्णा को किसी तरीके से चोट ना पहुंच सके। और ऐसे ही किस करते हुए वह कृष्णा के वह नीचे आने लगता है और अब वह कृष्ण के पेट में किस करने लगता है। साथ ही वह अब हल्के हल्के कृष्णा को लव बाइट भी दे रहा था, जिससे कृष्ण की मीठी सी आहें निकल रही थी और उन आवाजों को सुनकर कृष्णा मैक अब एक्साइटेड हो रहा था। कुछ
देर किस करने के बाद मैक अब और अपने आप को रोक नहीं पाता, इसीलिए वह कृष्णा के बचे हुए कपड़ों को भी उसके शरीर से निकाल देता है और साथ ही खुद के कपड़ों को भी निकाल कर फेंक देता है। खुद को और कृष्णा को एक ब्लैंकेट से कवर कर लेता है। थोड़ी देर किस करने के बाद वह कृष्णा के अंदर समा जाता है। इससे कृष्णा की एक चीख निकल जाती है और उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उन आंसुओं को देखकर मैक एकदम से रुक जाता है और फिर कृष्णा की तरफ देखने लगता है जिसकी आंखें बंद थी और उन आंखों से आंसू निकल रहे थे। ये देखकर मैक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह कुछ देर रुककर कृष्णा के दोनों आंखों में किस करके पूछता है, क्या तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है? अगर दर्द हो रहा है तो मैं यहीं रुक जाऊंगा। कृष्णा मैक की आवाज सुनकर अपनी आंखों को खोलती है और उसे देखती है, जो कि परेशानी भरी नजरों से कृष्णा को देख रहा था। पर अब कृष्णा वह आज मैक के प्यार को महसूस करना चाहती थी। वह भी अब खुद को कृष्णा को पूरी तरीके से सौंप देना चाहती थी, इसलिए वह अब इस स्टेज पर आकर रुकना नहीं चाहती थी। वह अपने हाथों को आगे बढ़कर मैक के पीठ पर रख देती है और फिर से अपनी आंखों को बंद कर देती है, जैसे वह मैक को इजाजत दे रही हो कि वह आगे बढ़ सकता है। वही मैक कुछ देर देखता है और फिर अपनी कमर की मूवमेंट को शुरू कर देता है और थोड़ी ही देर में कृष्णा का दर्द पूरी तरीके से गायब हो जाता है और वह खुद भी मैक का साथ देने लगती है और वह दोनों अपने प्यार को एक दूसरे को महसूस करने लगते हैं। क्रिस्टोफर के विला में क्रिस्टीना और जस्टिन दोनों क्रिस्टोफर के विला में पहुंच चुके थे और वही जस्टिन को अब तक डैनियल के थ्रू क्रिस्टोफर की सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी, जिससे वह पूरी तरीके से रिलैक्स हो चुका था, क्योंकि उसे पता था कि क्रिस्टोफर अब होश में आ चुका है तो उसने अब तक सारी चीजों को हैंडल कर लिया होगा। इसीलिए वह अब क्रिस्टोफर से अपना पूरा ध्यान हटाकर अपना पूरा फोकस क्रिस्टीना पर शिफ्ट कर देता है, जो कि इस वक्त उसके कमरे में ही थी और उसके लिए फ्रूट्स को कट कर रही थी। जस्टिन जब क्रिस्टीना को खुद के लिए फ्रूट कट करते हुए देखा है तो वह स्माइल करते हुए उसके पास आने के लिए बेड से उतरने लगता है और जैसे ही वह अपने पैरों को जमीन में रखता है, एक तेज सीख के साथ वह फिर से बेड पर बैठ जाता है। वही क्रिस्टीना अचानक से जब जस्टिन की आवाज सुनती है तो दौड़कर उसके पास जाती है और फिर पूछती है, जस्टिन क्या हुआ तुम्हें और तुम बेड से क्यों उठ रहे हो जब तुम्हें इतनी ज्यादा चोट आई है तो? पर जस्टिन क्रिस्टीना के सारे सवालों को इग्नोर करके उसे एक झटके से अपने ऊपर खींच लेता है और फिर उसकी कमर को अपने हाथों से जकड़कर कहता है, क्रिस्टीना लेट्स गेट मैरिड। वही क्रिस्टीना जो हर अभी जस्टिन के चोट के लिए परेशान हो रही थी, वह जस्टिन के अचानक से इस कन्फेशन से हैरान हो जाती है, क्योंकि यह सिचुएशन बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी और क्रिस्टीना ने ये सोचा नहीं था कि अचानक से जस्टिन उसे इस तरीके से प्रपोज करेगा। वह अपने चेहरे में हैरानी लिए जस्टिन की तरफ दिखाती है और फिर अपने शब्दों में हैरानी लिए जस्टिन से पूछता है, क्या कहा तुमने अभी? क्या मैं कुछ गलत सुना? जस्टिन प्यार से उसके गालों में हाथ रखते हुए कहता है, नहीं क्रिस्टीना, तुमने कुछ भी गलत नहीं सुना। मैं तुमसे सच में शादी करना चाहता हूँ, अपने इस रिश्ते को एक नाम देना चाहता हूँ और पूरे हक के साथ तुम्हें खुद के पास रखना चाहता हूँ, ताकि कोई भी हमारे रिश्ते पर सवाल ना उठा सके। क्योंकि कोई मुझे कुछ भी कहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर कोई तुम्हारे खिलाफ एक भी शब्द रहेगा तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं तुम्हारे खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुन पाऊंगा और इन सब का बस एक ही इलाज है कि हम दोनों शादी कर ले। क्रिस्टीना जब जस्टिन के शब्दों में खुद के लिए प्रवाह और इतनी फिक्र देखी है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे वह अपने एक हाथ को बढ़ाकर जस्टिन के गालों में रख देती है और फिर बहुत ही प्यार से पूछता है, जस्टिन आखिर तुम मुझसे इतना प्यार क्यों करते हो, जबकि मैंने तो तुमसे कभी भी ढंग से बात भी नहीं किया, हमेशा खुद को तुमसे दूर रखा, फिर क्यों तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? तुम्हें तो मुझसे नाराज होना चाहिए, मुझे देखना भी नहीं चाहिए था, फिर क्यों तुम मुझसे बेइंतहा प्यार करते हो? जस्टिन क्रिस्टीना की आंखों में देखते हुए कहता है, मुझे नहीं पता क्रिस्टीना कि कब मुझे तुमसे प्यार हो गया। शुरू में मुझे तुम्हारे दुख से केवल सिंपैथी होती थी, लेकिन बाद में मुझे खुद भी नहीं पता चला कि कब मैं तुमसे प्यार कर बैठा। मुझे तो तुम्हारी नाराजगी, तुम्हारा गुस्सा और तुम्हारी डांट भी मंजूर है, लेकिन बस मंजूर नहीं है तो तुमसे दूर रहना और तुम्हारी बेरुखी को सहन करना। प्लीज क्रिस्टीना, और कुछ भी करना पर कभी भी मुझसे नाराज होकर दूर होने के बारे में मत सोचना। मैं तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगा, बहुत तड़पा हूँ तुम्हारे लिए अब और
मुझ में सहन करने की शक्ति नहीं है। ये कहने के बाद वह क्रिस्टीना को अपने गले लगा लेता है। वही क्रिस्टीना भी कसकर जस्टिन को गले लगा लेती है। दूसरी तरफ इटली के एयरपोर्ट पर एक लड़का चुपके छुपाते एयरपोर्ट से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने चेहरे को मास्क से ढका हुआ था, सर पर एक बड़ी सी कप थी और अपने कंधे पर एक बैग को टंगे हुए वह बड़ी ही सावधानी से एयरपोर्ट से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि एयरपोर्ट में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी लगी हुई थी जिससे निकलना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। पर वह छुपते छुपाते किसी तरीके से एयरपोर्ट से बाहर निकल जाता है और वहां से फिर से एक टैक्सी लेकर क्रिस्टोफर के विला की तरफ निकल जाता है। मिलिट्री हॉस्पिटल में शेल्वी क्रिस्टोफर के बगल में खड़ी हुई थी और उसके हाथ में इस वक्त एक फाइल थी जिसे वह बड़े ध्यान से पढ़ रही थी और उसके बगल में खड़े डॉक्टर उसे फाइल में लिखी डिटेल को एक डॉक्टर सामने आकर बताते हुए कहता है, मैडम सर की रिपोर्ट काफी हद तक नॉर्मल आई है, लेकिन अभी भी इंटरनल और एक्सटर्नल चोट काफी ज्यादा है जिन्हें भरने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। आपको सर का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। वह अगले 1 महीने तक कोई भी बड़ी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, नहीं तो उनके इंटरनल चोट और भी ज्यादा बढ़ सकती है, तो इसका खास ख्याल रखना होगा आपको। वैसे सर काफी ज्यादा जल्दी रिकवर कर रहे हैं और हम इन्हें कल तक डिस्चार्ज भी कर देंगे। इतना कहने के बाद वह डॉक्टर चुप हो जाता है। उसकी सामने देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि सामने क्रिस्टोफर उसे अपनी गुस्से भरी आंखों से घूरे जा रहा था, क्योंकि क्रिस्टोफर आज ही इस अस्पताल से डिस्चार्ज लेना चाहता था। लेकिन शेल्वी ने जिद करके इन डॉक्टर को बुलवाया और फिर कहा कि अगर यह डॉक्टर अगर उसकी रिपोर्ट को नॉर्मल बता देंगे तो ही क्रिस्टोफर को डिस्चार्ज मिल सकता है। पर यह डॉक्टर आते ही उसे आज डिस्चार्ज देने से मना कर रहा था। इस बात से क्रिस्टोफर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह अपने हाथों की मुट्ठी बनाए हुए उन सामने खड़े डॉक्टर को बुरी तरीके से घूर रहा था। शेल्वी जब क्रिस्टोफर को उन डॉक्टर को घूरते हुए दिखाती है तो जल्दी से कहती है, ठीक है अब आप लोग जा सकते हैं, हम आज डिस्चार्ज नहीं लेंगे, हम कल ही जाएंगे। इतना कहने के बाद वह क्रिस्टोफर की तरफ देखने लगती है, जो कि अब अपनी नजरों को डॉक्टर से हटाकर उसकी ऊपर शिफ्ट कर चुका था और अपनी गुस्से भरी आंखों से घूरते हुए देख रहा था, जैसे कि उसे वार्निंग दे रहा हो कि जो कर रही हो उसे अभी के अभी रोक दो, नहीं तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। पर शेल्वी क्रिस्टोफर के एक्सप्रेशन को पूरी तरीके से इग्नोर कर देती है। डॉक्टर शेल्वी की बात सुनने के बाद तेजी के साथ उसे कमरे से बाहर निकल जाते हैं। उन्हें तो कुछ भी पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है, लेकिन क्रिस्टोफर के एक्सप्रेशन से उन लोगों को ये तो समझ में आ गया था कि उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया है जो कि क्रिस्टोफर को पसंद नहीं आया है। पर उन लोगों ने तो केवल सच कहा था, क्योंकि वह क्रिस्टोफर की हेल्थ को लेकर कोई भी रिस्क नहीं ले सकते थे। उनके जाने के बाद शेल्वी केविन की तरफ देखने लगती है, जो कि उसके बगल में खड़ा हुआ था और उसे रहती है, केविन तुम इन फाइलों को लेकर चले जाओ, अभी सर कोई भी काम नहीं करेंगे और सर की मेडिसिन्स जो खत्म हो गई हैं उन्हें लेकर आओ। केविन शेल्वी की बात सुनकर एक नज़र क्रिस्टोफर की तरफ देखा है, जिसके चेहरे पर केवल गुस्से के भाव थे और वह अपनी गुस्से भरी निगाहों से उन दोनों को ही देख रहा था। क्रिस्टोफर की तरफ देखने के बाद जल्दी से केविन शेल्वी की तरफ देखने लगता है, जैसे उसे इजाजत मांग रहा हो। तो शेल्वी तुरंत कह देती है, अभी तक तुम खड़े क्यों हो, जल्दी जाओ और इन्हें उठाकर ले जाओ और दोबारा इन्हें वापस लेकर मत आना। केविन शेल्वी की बात सुनते ही उन सारी फाइलों को उठाकर कमरे से बाहर चला जाता है। वहीं केविन के इस तरह से चले जाने पर क्रिस्टोफर को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। आज पहली बार था जब केविन ने उसकी बिना इजाजत के किसी और के ऑर्डर्स को फॉलो किया था, यहाँ तक कि केविन ने उसे एक बार पूछा भी नहीं। ये बात क्रिस्टोफर को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रही थी, क्योंकि क्रिस्टोफर के सभी एम्प्लॉय बहुत ज्यादा वफादार होते हैं, खासतौर से वह लोग जो क्रिस्टोफर के साथ हर एक पल सारे की तरह रहते हैं। उन्हें खासतौर पर इसके लिए ट्रेंड किया जाता है, इसके लिए वह बहुत ही कठिन ट्रेनिंग से भी गुजरते हैं और केविन तो उसके साथ शुरुआत से था और वह भी बाकी की तरह एक ट्रेंड कमांडो था, जो हमेशा ही इसका एक वफादार एम्प्लॉय रहा है। भले ही क्रिस्टोफर उसे कितना भी डांटे या फिर उसे कोई भी पनिशमेंट दे, पर आज तक केविन ने कभी भी क्रिस्टोफर के ऑर्डर्स को डिसओबे नहीं किया था। लेकिन आज पहली बार शेल्वी के कहने पर न केवल उसके ऑर्डर्स को केविन ने फॉलो नहीं किया था, बल्कि उसने शेल्वी का ऑर्डर मानते हुए उसकी सारी फाइल्स को यहाँ से बाहर लेकर जा चुका था। क्रिस्टोफर गुस्से से
शेल्वी की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें पता है तुम्हें अभी अभी क्या किया है? शेल्वी ना समझी से क्रिस्टोफर की तरफ देखते हुए कहती है, क्या तुम उन फाइल्स के बारे में बात कर रहे हो? पर तुमने तो अभी अभी सुना है ना कि डॉक्टर ने क्या कहा है, तुम्हें अभी रेस्ट की जरूरत है, तुम अभी अभी कॉम से बाहर आए हो, इसलिए तुम अपने दिमाग में ज्यादा प्रेशर नहीं दे सकते हो और ना ही इसके आगे शेल्वी कुछ कह पाती। क्रिस्टोफर शेल्वी का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है और फिर उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से से कहता है, मैं उन डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केविन की बात कर रहा हूँ। उसने आज तक मेरे ऑर्डर्स को कभी भी इस तरह से डिसओबे नहीं किया है। आज पहली बार तुम्हारे कहने पर केविन ने मेरा ऑर्डर को नजरअंदाज किया है। तुमने आज मेरे सबसे वफादार इंसान को अपनी तरफ किया है। तुम्हें पता है इसका अंजाम क्या हो सकता है? शेल्वी कंफ्यूजन से क्रिस्टोफर की तरफ देखते हुए कहती है, पर मैंने तो कोई ऑर्डर्स केविन को नहीं दिए। मैं तो बस उससे कह रही थी कि अभी तुम्हें रेस्ट की जरूरत है और साथ ही तुम्हारी दवाइयाँ खत्म हो गई है, तो बस मैं वही मंगा रही थी। इसमें मैं कहाँ से तुम्हारे वफादार इंसान को अपनी तरफ किया है? तुम भी कुछ भी बोल रहे हो, लगता है तुम्हारे दिमाग में कुछ ज्यादा ही चोट आ गई है, इसीलिए तुम ये बेकार की बातें सोच रहे हो। ये कहते हुए शेल्वी के चेहरे पर हल्का गुस्सा आ गया था। क्रिस्टोफर शेल्वी के एक्सप्रेशन को देखा है और फिर मनी मन कहता है, इस बेवकूफ लड़की को ये भी नहीं पता कि मेरे वफादार कमांडो केवल मेरी बात सुनते हैं, वह और किसी के बातों को फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन आज केविन ने उसकी ना सुनकर शेल्वी की बात सुनी थी। क्रिस्टोफर अभी यह सब सोच ही रहा था कि शेल्वी उससे अलग हो जाती है और साथ ही उसे कंबल से ढकते हुए कहती है, ठीक है अब तुम आराम करो और मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूँ। ये कहते हुए शेल्वी जैसे ही जाने को होती है, क्रिस्टोफर शेल्वी का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है और फिर उसे भी अपने कंबल से ढकते हुए कहता है, कहाँ जा रही हो? अब जब तुमने मेरा काम बंद करवा दिया है तो तुम भी अब मेरे साथ यही बैठोगे मेरे पास और मेरा एंटरटेनमेंट करोगी, क्योंकि मैं ऐसे बैठकर बोर नहीं होना चाहता। शेल्वी क्रिस्टोफर की बात सुनकर हारने से उसकी तरफ देखते हुए कहती है, क्या मैं तुम्हारा एंटरटेनमेंट कैसे कर सकती हूँ? क्या मैं कोई टीवी हूँ जो तुम्हें एंटरटेन करूँ? क्रिस्टोफर अपने चेहरे पर एक इविल स्माइल लाते हुए कहता है, नहीं, तुम्हें इसके लिए टीवी बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास और भी कई तरीके हैं जिससे तुम मुझे एंटरटेन कर सकती हो। एग्जाम्पल के लिए तुम मुझे सेड्यूस कर सकती हो, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगा। क्रिस्टोफर की बात सुनकर शेल्वी अपने मुंह को खोले हुए क्रिस्टोफर की तरफ देखती है, जिसके चेहरे पर अभी भी एक एविल स्माइल थी और वह पूरे ध्यान से शेल्वी के हर एक एक्सप्रेशन को देख रहा था और मन ही मन उसे शेल्वी के एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे थे। वही शेल्वी ने तो यह एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, पर फिर वह जल्दी से अपने आप को संभालते हुए उठने की कोशिश करने लगती है। क्रिस्टोफर शेल्वी की कोशिश देखकर तुरंत उसे अपने नीचे दबा लेता है और उसके ऊपर आकर कहता है, अब हिम्मत भी मत करना यहाँ से जाने की, तुम्हें अब मुझे एंटरटेन करना ही होगा। अब इसके लिए अगर तुम खुद से रेडी नहीं होती हो तो मैं खुद ही तुमसे खुद को एंटरटेन कर लूंगा। ये कहते हुए वह उसके होठों के करीब जाने लगता है। शेल्वी जब क्रिस्टोफर को अपने करीब आता हुआ देखते हैं तो तुरंत क्रिस्टोफर को पकड़कर कहती है, क्रिस्टोफर तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें चोट लगी है और अभी अभी डॉक्टर ने कहा ना कि तुम्हें बहुत ज्यादा इंटरनल चोट लगी है। अगर तुम इस तरह से बिहेव करोगे तो वह चोट फिर से खुल सकती है, तो प्लीज तुम मुझसे दूर रहो। क्रिस्टोफर शेल्वी की आंखों में आंखें डालकर कहता है, मुझे तुम्हारे करीब आने के लिए यह मामूली चोट नहीं रोक सकती है। और रही बात डॉक्टर की, तो उन्हें तो कुछ भी पता ही नहीं है मेरे बारे में, लेकिन तुम्हें दो पता है ना मेरे बारे में और मेरे स्टेमिना के बारे में। भले ही मैं कितना भी चोटिल क्यों ना हो, मैं फिर भी बेड पर बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकता हूँ। अगर तुम्हें अभी भी मेरे स्टेमिना में डाउट है तो मैं अभी भी प्रूफ कर सकता हूँ कि भले ही मुझे चोट आई है, लेकिन मैं पहले की तरह ही तुम्हें अच्छे से सेटिस्फाई कर सकता हूँ। मेरा बेड में परफॉर्मेंस बिल्कुल पहले जैसा ही होगा। ये कहते हुए क्रिस्टोफर के चेहरे पर शरारती स्माइल थी। शेल्वी क्रिस्टोफर की बात सुनकर आज पहली बार शर्मा जाती है और उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं। शेल्वी अपनी नजरों को झुकाकर क्रिस्टोफर के नीचे लेटी रहती है। वह अब उसकी आंखें खोल की भी हिम्मत नहीं कर रही थी। वही क्रिस्टोफर शेल्वी के हर एक एक्सप्रेशन को बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व कर रहा था और उसके एक्सप्रेशन को देखकर क्रिस्टोफर को बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि क्रिस्टोफर ने भी आज पहली बार शेल्वी को
शर्माते हुए देख रहा था और यह उसके लिए भी एक नया एक्सपीरियंस था। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।